और बच्चों क्या हाल चाल। आज हम ले आए हैं सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स का अपना दूसरा वीडियो। जैसे प्रॉमिस किया था मैंने कि हम सेंटर ऑफ मास को और अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे और ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास के कौन से क्वेश्चंस हमें डिफिकल्टी देते हैं और हम उसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव यू द टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे मैंने लास्ट टाइम दिया था सिंगल पार्टिकल सिस्टम्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास में रिजिड बॉडीज हैं, बड़ी बॉडीज हैं, तो हम उसका सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढ सकते हैं वो हमें पता करना है। ठीक है, तो हम पहली चीज ये देखते हैं कि हमारे ओवरव्यू में हमने कहां तक उसे कवर कर लिया है और कहां तक हमारा पार्ट बचा है। सो बेसिकली हमने लास्ट वीडियो में द फर्स्ट 3 टॉपिक्स, सेंटर ऑफ मास होता क्या है, सेंटर ऑफ मास के एग्जांपल्स रियल लाइफ में हम कहां देखते हैं, और लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। बेसिकली सेंटर ऑफ मास अगर पॉइंट पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में पता करना है तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है वो हमने देखा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉडी सिस्टम्स में भी हमने ये देखा कि हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है सेंटर ऑफ मास की जो हम टू बॉडी सिस्टम्स पे लगा सकते हैं। जैसे सेंटर ऑफ मास जो है वो हमेशा हेवियर बॉडी के पास में होता है। सेकंड, सेंटर ऑफ मास जो है एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे होता है, और सेंटर ऑफ मास जो है हमेशा दोनों बॉडी को ज्वाइन करने वाली लाइन पे होता है। ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। अब हम चलेंगे कंपोजिट बॉडीज पे, ट्रंकेटेड बॉडीज पे और कंटिन्यूअस बॉडीज पे। इन तीनों टाइप की बॉडीज पे आप कैसे पता करते हैं कि सेंटर ऑफ मास कितना होगा, कैसे होगा, कहां होगा, और आप इसको सबसे सिंपल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम आज के वीडियो में देखेंगे। और मैं जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, जो जो सेंटर ऑफ मास हमें याद कर लेने हैं, वो सारे फॉर्मूलाज आपको एक फटाफट क्विक रिव्यू में दिखा दूंगा। ठीक है, तो पहले चलते हैं कंपोजिट बॉडीज पे। कंपोजिट बॉडीज जंप करने से पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि हमारा जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा एक्सिस ऑफ सिमेट्रीज पे होता है। तो अगर आप कोई रेक्टेंगल लेते हैं तो रेक्टेंगल का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो ये है। ठीक है, ये वाला। तो इसके अराउंड आप कभी भी इसको फोल्ड करोगे तो हमेशा ये रेक्टेंगल जो है ये क्या करेगा, ये आपका वैल्यू जो है, या बोल सकते हो कि आपका जो वैल्यूज है उनको सिमेट्रिक रखेगा। तो रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास हमेशा कहाँ होगा, रेक्टेंगल के सेंटर पे। ठीक है, यही अगर आप एक डिस्क लेते हो, ठीक है, अगर आप एक डिस्क लेते हो तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास भी डिस्क के सेंटर पे होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिसिटी। इवन अगर आप एक रिंग लेते हो तो रिंग के पास में यहाँ अंदर खाली है, हवा है, बैंगल है, राइट, तो बैंगल जैसा इसमें हाथ डाल सकते हैं, लेकिन इसका भी सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे होगा बिकॉज ऑफ सिमेट्रिक कंडीशन। ठीक है, तो सिमेट्रिक बॉडीज का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पे होता है। ठीक है, और जिसमें से सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं ये वाला, और ट्रायंगल्स में हमने देखा था इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए बॉटम से h/3 जो हाइट होती है उसकी, उसका 1/3 कर देंगे तो हमें बेस से h/3 पे h/3 मिल जाता है। ठीक है, तो हमें ये तो पता चल गया कि यार सिमेट्रिक बॉडीज पे हमेशा कहां पे होगा, ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक सेंटर्स पे तो होगा, लेकिन हम इसको यूज कहां करेंगे, यूज ऐसे करेंगे कि हमारे पास जब कंपोजिट बॉडीज आएगी, कंपोजिट बॉडीज कैसे दिखेगी हमें, कंपोजिट बॉडीज हमें दिखेंगी ऐसी कुछ, है ना। तो अगर ऐसी कुछ है और ऊपर वाले का मास जो है वो m है, नीचे वाले का मास अगर m है, तो हम ये बोलेंगे कि भाई फर्स्ट मास और सेकंड मास का हमें सेंटर ऑफ मास बताओ, है ना। तो हम कैसे करेंगे इसको, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अच्छा, पहली चीज बच्चों ये समझ रहे हैं इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि इस पूरे पार्ट का मास जो है वो m है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये पॉइंट मास इसको इधर रखो, है ना, लेकिन हमें पता है कि इस पूरे पार्ट का मास जो है वो इसके सेंटर पे है। अभी हमने देखा रेक्टेंगल का जो सेंटर होता है डायगोनल्स को ज्वाइन करने वाला, वहां पे आपका क्या होता है, सेंटर ऑफ मास, है ना। इस वाले ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास जो है वो होगा यहाँ कहीं, इस ट्रायंगल के सेंटर पे, है ना, इस ट्रायंगल के सेंटर पे। आई होप आपको यहाँ तक समझ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। मैं बताना चाह रहा हूँ कि अभी जो ट्रायंगल के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में बताया, वो रेक्टेंगल के आइडिया क्या है कि रेक्टेंगल का सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे, इस रेक्टेंगल का इसके सेंटर पे, है ना। तो सारे मास को क्या करेंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के इधर रख देंगे, ऐसे ऐसे पकड़ के इधर रख देंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज सिमेट्री की याद करो, इसको ऐसे फोल्ड कर सकते हो ना इस लाइन के अबाउट, तो अगर इसको फोल्ड कर सकते हो तो इसका सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पे। ठीक है, तो पहला काम ये करो कि आप एक्सिस डिसाइड कर लो।
ठीक है, तो एक्सिस डिसाइड करने के लिए हम अज्यूम करते हैं कि ये जो डॉटेड लाइन है यही हमारा वाई एक्सिस है, ठीक है, और ये जो टॉप लाइन है ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब हमें पता है भाई इसी लाइन पे सेंटर ऑफ मास होना चाहिए। ये वाला कहाँ पे है? ये वाला यहां से नीचे है, 2 मीटर लेंथ है, यहां से 1 मीटर हाफ पे, तो ये जो है ये यहां से 1 मीटर पे है, ठीक है। अब ये वाला कहाँ पे है? ये वाला यहां से अगर आप देखेंगे तो ये पूरा 6 है, तो ये पूरा 3 होगा, 3 + 2, तो ये जो पूरा है ये कहाँ पे बच्चों? ये यहां से 5 मीटर पे। और बॉडीज का मास तो सेम है, तो यहाँ पे कितना मास है? कैपिटल एम, और यहाँ पे कितना मास है? कैपिटल एम। यहां तक आई होप आपको समझ रहा क्या होगा, ठीक है। समझ रहे क्या हो रहा है? बेसिकली हम ये पूरा जो बॉडी है इसका मास, हम सेंटर मास के डेफिनेशन ने क्या बोला, पूरे मास को यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड मान लो, तो हमने बोला ठीक है भाई, सेंटर ऑफ मास पता है कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, सेंटर ऑफ मास पता है कॉन्सेंट्रेट कर देते हैं, ठीक है। अब क्योंकि ये वाई एक्सिस पे पॉइंट्स हैं तो ये पॉइंट हो जाएगा 0, -5 और ये पॉइंट हो जाएगा 0, एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 ही होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये ओरिजिन है 0, 0, तो एक्स एक्सिस तो कहीं नहीं जा रहा, एक्स एक्सिस तो है ही नहीं, यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो वाई एक्सिस पे कैसे आएगा? चलो, अच्छा वाई एक्सिस भी इजी है ना यार, ये दोनों मास एम है ना, तो मास एम है तो इन दोनों के गैप, इन दोनों के गैप के बीच में होगा। गैप कितना है? 4 मीटर, तो यहां से कितना होगा? 2 मीटर, यहां से 2 मीटर, 2 मीटर और 2 मीटर, तो बेसिकली टॉप से कितना है बच्चों? 3 मीटर पे, तो टॉप से 3 मीटर के गैप पे, 3 मीटर के गैप पे आपका सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो मैंने कैसे निकाला? ऊपर वाले का सेंटर ऑफ मास, नीचे वाले का सेंटर ऑफ मास, दोनों का सेंटर ऑफ मास पता चलने के बाद में मैंने क्या किया? मैंने दोनों को पॉइंट मासेस कंसीडर कर लिया और फिर पॉइंट मास कंसीडर करके, ठीक है। अगर ये नहीं समझा है तो एक क्वेश्चन और करते हैं, कंपोजिट बॉडीज को समझना जरूरी है, कंपोजिट बॉडीज के बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, ठीक है। तो कंपोजिट बॉडीज कैसे वर्क करते हैं? देखो, सॉरी, रेड वाले को बाद में लगाएंगे, पहले हम एक्सिस बना लेते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस, अच्छा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नहीं बनाए, चलो। यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है और यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, ठीक है। ये दोनों का मास जो है, इसका मास भी कैपिटल एम है बच्चों, और इसका मास भी कैपिटल एम, ठीक है। अब ये बोलता है कि ये जो है, दे जो है ये 2 मीटर बाई 10 मीटर का डब्बा है, ये भी जो है ये 2 मीटर बाय 10 मीटर का डब्बा है। अब ये बोलता है कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, है ना। तो सेंटर ऑफ मास कैसे पता करेंगे? सेंटर ऑफ मास पता करने का सबसे इजी तरीका है कि सबसे एंड वाले को, सबसे एंड वाले को एक्सिस बना लो, ठीक है। तो सबसे एंड वाले को अगर हम एक्सिस बनाते हैं तो एक एक्सिस इधर आ जाएगा, है ना। तो ये एक्सिस आ गया इधर पे, और दूसरा एक्सिस बना लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो दो एक्सिस मिल गए, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना। अब सबका सेंटर, इस वाले का सेंटर ऑफ मास पता करते हैं। ये तो बहुत सिंपल है क्योंकि ये सिमेट्रिक है, हमें पता है रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल के बीचों बीच पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। अब ये बीच कितना है? बीच यहां से ये जो है, दिस इज बेसिकली 5, तो एक्स, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया बच्चों? 5। कैसे भाई? ये 10 है, 10 का हाफ 5 है ना, और ये कितना है? 2, 2 का हाफ 1, तो 1,5 पे हमारा सेंटर ऑफ मास है इसका, है ना। नेक्स्ट, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा। अब इसको ध्यान से देखना, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ मास ये 10 है, तो ये 10 का हाफ होगा, तो ये 10 का हाफ करेंगे तो यहां से यहां तक 5 है, लेकिन हमको डिस्टेंस निकालना है यहां से, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स में 7, ठीक है। और यहां से कितना है? ये यहां से है 1 मीटर, ठीक है। तो हमें आ गया इनकी वैल्यूज, क्लियर है ये?
ठीक है, तो हमें सारी वैल्यूज आ गई, हमें पता चल गया कि ये 1,5 पे है और ये 7,1 पे है। अब इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। सेंटर ऑफ मास क्या बोलता है भाई, x सेंटर ऑफ मास निकालना है तो मास m इंटू एक्स कितना है इसका 1 प्लस इसका मास m इंटू इसका x है 7 द होल डिवाइड बाई 2m। तो ये आ गया 8m/2 4 और YCM निकाल लेते हैं। YCM कैसे निकलेगा, m इंटू 5m और 1 इंटू m तो m डिवाइड बाई 2m, तो ये आ गया 3। तो 4,3 राइट, 4,3 कहाँ पे होगा, ये 2 है, 2 + 2 समवेयर हियर, यहाँ कहीं पे होगा आपका 2 और सॉरी 2 + 2 4 और कितना चाहिए x 3, तो ये है हमारा, ये पूरा 5 है तो यहाँ कहीं पे होगा आपका 3। तो ये पॉइंट है आपका COM विच इज 4, राइट। सो जैसे मैंने बताया कि कंपोजिट बॉडीज के लिए अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो कंपोजिट बॉडीज के लिए सॉल्व करने के लिए बेस्ट तरीका है कि आप उसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके फिर आप इंडिविजुअल बॉडीज का सेंटर ऑफ मास पता कर लो, है ना। अब सेंटर ऑफ मास पता करने के पहले ये तो डिसाइड करना पड़ेगा कि एक्सिस क्या लोगे, है ना। तो एक्सिस आप डिसाइड कर लो, अगर डायग्राम में दिया हुआ है तो डायग्राम वाला एक्सिस यूज कर लेना, ठीक है। तो अगर यहाँ पे एक्सिस मैंने ले लिया ये साइड और ये साइड, हमेशा एंड साइड, ठीक है, ये बिल्कुल एंड था, ये बिल्कुल एंड था, तो मैंने एक्स और वाई एक्सिस ली। और फिर उसके रेस्पेक्ट में ध्यान देना, कभी कभी लोग यहाँ 5 लिख देते हैं, लेकिन ये यहाँ से काउंट करेंगे तो 2 + 5 7 आएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास ढूंढने का तरीका फॉर कंपोजिट बॉडीज, ठीक है। कंपोजिट बॉडीज के लिए ये हो गया ना। व्हाट अबाउट अगर ट्रंकेटेड बॉडीज हो, ट्रंकेटेड बॉडीज क्या होती है वो भी देख लेते हैं। ये है ट्रंकेटेड बॉडीज, देखो ये एक बड़ा सा डिस्क था, इस डिस्क में क्या किया हमने, इतना पार्ट कट कर लिया। ये एक बड़ा सा स्क्वायर प्लेट था, इसमें क्या किया हमने, इतना पार्ट कट कर लिया। तो हम ये छोटा पार्ट जो कट कर ले रहे हैं, तो जो बच गया उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा ये पता करना है, ठीक है। अभी तक क्या था, हम पार्ट्स को ज्वाइन कर रहे थे और ज्वाइन करके टोटल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। अब हमारे पास ऑलरेडी एक सेंटर ऑफ मास था, तो उस सेंटर ऑफ मास से हम बॉडी को निकाल के चेक करेंगे कि कितना सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। तो ट्रंकेटेड बॉडीज को चेक करते हैं, पहले स्क्वायर को स्टडी करेंगे, उसके बाद में सर्कल, ठीक है, क्योंकि सर्कल वाला जो है वो थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो पहले स्क्वायर पढ़ते हैं, स्क्वायर पढ़ के फिर सर्कल, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि आपकी एक एक्स एक्सिस ऐसे थी, राइट, और वाई एक्सिस ऐसे थी। इसमें क्या हुआ, इसमें हमने बनाया स्क्वायर, स्क्वायर है ना, हमारे पास स्क्वायर आ गया। अब ये बोल रहा है कि मैंने क्या किया, मैंने इतने स्क्वायर को डिलीट कर दिया, है ना, इतने स्क्वायर को मैंने डिलीट कर दिया। तो मुझे बताओ कि बची हुई पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा मेहनत नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि भाई पहले ये पता कर लो कि पूरे का मास कितना था। तो पूरे का मास उसने दिया है हमको m, तो इसका मास जो पूरा ब्लॉक था उसका m था, है ना। अब देखो m में से 1/4 एरिया कट हो गया, मतलब m/4 कट हो गया, है ना, और बच कितना गया 3m/4। तो हमारे कट पार्ट का और रिमेनिंग पार्ट के मासेस हमको पहले पता कर लेने। कैसे पता चलेगा भाई, जितना पार्ट कट हुआ है उतना फ्रैक्शन जो है वो मास का है ना। अगर ये समझो 4m होता तो ये हो जाता m और ये हो जाता 3m, तो 4m को 1/4 से मल्टीप्लाई किया और 3/4 से मल्टीप्लाई। अगर ऐसे भी नहीं समझ रहा है तो एक बहुत सिंपल तरीका है, इसका लेंथ a दिया हुआ है, इसका लेंथ जो है वो a दिया हुआ है, ठीक है। तो एक सिंपल तरीका ये है कि m जो है वो टोटल एरिया का वैल्यू है ना, और हमें चाहिए कटे वाले पार्ट का। कटा वाला जो पार्ट है वो a/2 है, तो a²/4 है। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x का वैल्यू जो आ जाएगा बच्चों वो m/4। तो ये मेथड से आप कभी भी किसी का एरिया निकाल सकते हो कि टोटल एरिया का m है, तो जो बची हुई एरिया उसका कितना है,
ठीक है, फिर टोटल में से m/4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया निकालोगे नहीं तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि मल्टीप्लाई क्या क्या करना है। पहला काम समझ गया, कट पार्ट का एरिया, सॉरी कट पार्ट का मास और रिमेनिंग पार्ट का मास पता कर लेना है। ये पता चल गया, उसके बाद में इनके सेंटर ऑफ मास पता करना है। ठीक है, तो जैसे मैं बता रहा हूं, ये 3m/4 है, ये m/4 है। ठीक है, पूरे का मुझे एक सेंटर ऑफ मास पता है, पूरे का सेंटर ऑफ मास इधर 0,0, राइट। तो मुझे पूरे का पता है। अब मैं दोनों का सेंटर ऑफ मास मिला के अगर मैं इसको जोड़ दूं, तो माइनस करना है लेकिन इसको जोड़ दूं तो इसका सेंटर ऑफ मास मुझे पता करना है बचे वाले का। चलो, बचे वाले का सेंटर ऑफ मास जो है इस पूरे का, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं x, y। ठीक है, पूरे का सेंटर ऑफ मास मुझे पता है 0,0 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? इसका सेंटर ऑफ मास मुझे ऑलरेडी दिख रहा है, ये a/2 है, a/2 है, तो इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो a/4, a/4। क्यों है? क्योंकि भाई स्क्वायर है, स्क्वायर का सेंटर जो होता है वो सेंटर ऑफ मास होता है उसका, है ना। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल, पूरा ब्लॉक का मास कितना है? देखो सेंटर ऑफ मास कितना है, xcm इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3m/4 इंटू एक्स प्लस ये कितना आ रहा है हमको, m/4 इंटू a/4 डिवाइड बाय टोटल मास कितना है m, है ना। तो अब कितना आ गया, ये सेंटर मास मुझे पता है, ये सेंटर मास कितना है, 0 है, राइट। ये सेंटर मास 0 है, तो अगर ये 0 है तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 3mx/4 विल बी इक्वल टू, ये कितना है बच्चों, am/16 का नेगेटिव। ठीक है, तो ये देखो, ये m कट गया, ये 4 4 16 हो गया, तो x कितना आ गया मुझे, x आ गया मुझे -a/12। ठीक है, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना आ गया मुझे, -a/12 ट्रंकेटेड बॉडीज, डिलीटेड बॉडीज के लिए। ठीक है, तो डिलीटेड बॉडीज में टोटल बॉडी तो सिमेट्रिक है, इसका 0,0 है। ठीक है, और बाकी दोनों का मैंने एक का जो अननोन था x ले लिया और एक का मुझे बाय सिमेट्रिक फिगर्स पता है। आई होप आपको ये चीज समझ रही होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका, नहीं यार ये सबसे इजी तरीका है, इससे कॉम्प्लिकेटेड वाला तरीका सिखा के क्या फायदा। ठीक है, -a/12 आ गया। चलो y सेंटर ऑफ मास देखते हैं, इसका y कितना है सेंटर ऑफ मास का, 0, है ना। इसका y कितना है, 3m/4, सो 3my/4 प्लस इसका कितना है m/4, सो ma/16। टोटल कितना आ जाएगा m, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 3my/4 इज इक्वल टू -ma/16। m कट गया, y आ गया आपको 4 4 16 12, सो -a/12। तो ये आ गया आपको -a/12 कॉमा -a/, राइट। आई होप आपको यहां तक ये बात समझ गई होगी कि आपको ट्रंकेटेड बॉडीज में सिंपल जो टोटल बॉडी है उसका सेंटर ऑफ मास पता है, बस आपको डिलीटेड वाले का पता करना है और बाकी अपने आप आपको मिल जाए। नहीं समझा है कोई नहीं, एक क्वेश्चन और उठाएंगे अभी, सरेंगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दो चीजें, राइट। पहला काम कट पार्ट का मास निकालना, बचे हुए का मास निकालना। ठीक है, दूसरा पार्ट कट पार्ट का सेंटर ऑफ मास और पूरे का सेंटर ऑफ मास। अगर इतना पता चल गया तो फॉर्मूला में डाल दो, आंसर अपने आप सामने आ जाए। ठीक है, नहीं समझाए कोई दिक्कत नहीं, हम आगे देखते हैं कि यार यही चीज अगर मेरे पास में सर्कल के टर्म में होगी तो मैं क्या करूंगा, राइट। सो आई हैव अ सर्कल, ठीक है, आई हैव अनदर सर्कल, right? Now, if you take this circle, या सो अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो तो
ठीक है, ये एक हमारा पॉइंट है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये हमारा पॉइंट है। अब ये वाला जो सर्कल है, जो ग्रीन वाला है, वो पूरे सर्कल में से डिलीट हो गया। ठीक है, तो पूरे सर्कल का जो बड़ा वाला सर्कल है उसका रेडियस है बेसिकली आर। तो सबसे अच्छी बात यह है, इसका जो रेडियस है या इसका जो डायामीटर है वो हो जाएगा आर। अब देखो, बड़ा सर्कल सिमेट्रिक है, तो बड़े सर्कल का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो जीरो का। ठीक है, छोटे सर्कल का सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालोगे तो यहां से x जो है वो हो जाएगा r/2, 0। इसी वाले को डिलीट करना है, राइट। लेकिन हमें तो यही नहीं पता, हमें तो पता था कि यार पूरे वाले का मास कैपिटल M है, तो बड़े वाले का कितना होगा। अब देखो, ये नहीं पता चल रहा ये 1/4 है, 1/2 है, कितना है, राइट, मुझे नहीं पता। तो कैसे पता करेंगे? सिंपल तरीका, हम ऐसे पता करेंगे कि भाई ये m/4 है, सॉरी ये m है, तो m जो है वो पूरे πr² के लिए, और हमारे पास कितना कट पार्ट है बच्चों, πr², तो πr²/4 है ना। तो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी m/4। ठीक है, तो पहली चीज तो ये पता चल गई कि भाई इसका मास जो है ये m/4 है, बाय 4, और ये जो बच गया इसका 3m/4 है। अब कहानी डन, इसको x, y ले लेते हैं। ठीक है, तो x सेंटर ऑफ मास जो है ट्रंकेटेड बॉडीज के लिए वो क्या आएगा, x सेंटर ऑफ मास निकालना है। x सेंटर ऑफ मास बोलता है कि भाई इसका मास m/4 इंटू r/2 प्लस इसका मास 3m/4 इंटू एक्स द होल डिवाइड बाय m। ये जीरो है, इसको मल्टीप्लाई कर दो। सो mr/8 इज इक्वल टू -3mx/4। तो 4 1 जा 4 2 जा, m कैंसिल, और x आ गया आपको -r/6। x आ गया, y निकाल लें। YCM क्या बोलता है? YCM बोलता है, आई होप आपको समझ रहा होगा। ठीक है, मैं सेम चीज यूज कर रहा हूं जो मैंने वहां यूज की थी। टोटल सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो है, राइट, इसको हम जीरो डालने वाले हैं। ये दोनों हमने कट पार्ट और रिमेनिंग पार्ट का वैल्यूज डाले। ठीक है, नाउ ये आ गया x। अब इसमें फिर से डालते हैं। देखो, कट पार्ट जो है वो m/4 इंटू जीरो है, तो जीरो। रिमेनिंग पार्ट जो है वो 3m/4 इंटू वाई है, अपॉन कितना है टोटल m, तो ये जीरो है। ठीक है, तो ये जीरो से मल्टीप्लाई हो गया, और ये आ गया 3m/4y, और बच्चों y आ गया, उसका y कोऑर्डिनेट कितना है, जीरो। तो बेसिकली इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है, कहाँ पे, -r/6, 0 फ्रॉम। ठीक है, आपको सेंटर ऑफ मास मिल गया। अच्छा, ये एक्स एक्सिस पे क्यों आया भाई? एक्स एक्सिस पे इसलिए आया क्योंकि आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये जो एक्सिस है ये हमारा सिमेट्री है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे हमेशा हमारा सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। ठीक है, तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे सेंटर ऑफ मास आना चाहिए। आई होप आपको ये चीज क्लियर भी हो गई होगी, समझ भी होगी कि ट्रंकेटेड बॉडीज होती क्या है और उनका सेंटर ऑफ मास कैसे पता चलेगा, है ना। अब ये बॉडी अगर आप एक्चुअल में देखोगे तो कैसे दिखेगी? ठीक है, तो अगर आप एक्चुअल में इस बॉडी को देखोगे तो ऐसी कुछ दिख रही है। तो ये मून जैसा दिखता है, पता है, मून जैसा, बिकॉज ये पार्ट तो कट होके निकल जाता है। ठीक है, तो ये मून जैसा दिखता है। तो मून का सेंटर ऑफ मास अगर आप देखोगे तो ऐसे मून का सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा आपको? यहाँ कहीं मिलेगा, यहाँ पे r/6 पे। ठीक है, और इस पे अगर आप हाथ रख के इसको होल्ड कर लोगे तो आपका मून जो है वो आपके हाथ पे स्टैंड कर जाएगा। ठीक है, ट्रंकेटेड बॉडीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और ट्रंकेटेड बॉडीज है, जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाएंगे और डिफिकल्ट क्वेश्चन सेट्स डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन सेट डिस्कशन में हम और ट्रंकेटेड बॉडीज का वैल्यूज कैसे निकालते हैं या सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन। अब कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम ये होता है कि यार कंटिन्यूस मास में जैसे हम अभी तक कर रहे थे कि ना सिमेट्रिसिटी है ना कुछ है, तो हमें प्रॉब्लम ये है कि हर एक पार्टिकल के मास को लेना पड़ेगा। तो बोलते हैं काम करो, एक छोटा सा एलिमेंट ले लो, उसका मास dm ले लो, उसका यहाँ से r वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाल लो, और फिर dm इंटू r वेक्टर का इंटीग्रेशन कर दो।
क्यों इंटीग्रेशन कर दो, अभी तो हमने किया, हम इंटीग्रेशन ही तो कर रहे थे कि x इंटू एम वन प्लस एक्स टू इंटू एम टू प्लस एक्स इंटू एम थ्री, लेकिन उसमें जो पार्टिकल थे वो डिस्क्रीट थे, हमें दिख रहे थे, है ना। लेकिन जब एक सॉलिड बॉडी आएगी तो सॉलिड बॉडी का हर पार्टिकल जो है, हर पार्टिकल अकेला अकेला जो है वो इन्फानाइट पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इन्फानाइट पार्टिकल्स को ऐड करने का तरीका क्या बनाया हमने, इंटीग्रेशन बनाया। ठीक है, तो डरना नहीं, ये फॉर्मूला अलग नहीं है, वही है। एक्स कैसे निकाला था, समेशन एक्स एम डिवाइड बाय समेशन एम। समेशन की जगह अब क्योंकि हमारे पास में कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझा है तो मैं एग्जांपल से तुम्हें समझा रहा हूं कि कैसे करना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखते हैं इसका। कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, एक कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन जो सबसे ज्यादा देखा जाता है विच इज अ रॉड। अब देखो रॉड का हमें पता है कि अगर रॉड दिया हुआ है, समझो ये रॉड है, मास m लेंथ l का, है ना, तो हमें पता है भाई इसका जो सेंटर ऑफ मास है, सर बता क्या रहे हो, मुझे पता है l/2। हाँ तो हमको पता है तो हम ये डिराइव करेंगे ना कि l/2 कहाँ से आता है, COM l/2 पे मुझे तो पता है। ठीक है, तो कैसे डिराइव करेंगे, तो हम बोलेंगे चलो यहाँ पे आप ले लो x एक्सिस अपना, ठीक है, यहां से x डिस्टेंस पे एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लो। ठीक है, अब पहले इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढते हैं। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास कैसे ढूंढेंगे, तो ये बोलता है कि भाई x डिस्टेंस पे dx विड्थ का एलिमेंट है तो पहले इसका मास निकालो। अब इतने एलिमेंट का मास कैसे पता चलेगा, मुझे तो पूरे रॉड का मास पता है। तो बोलता है एक काम करो, इतने बड़े में से एक छोटे पार्ट का मास निकालो, मास पर यूनिट लेंथ, है ना, पूरे लेंथ का मास पता है तो एक छोटे एक यूनिट मास का कितना होगा, सॉरी एक यूनिट लेंथ का कितना होगा, m/l, है ना। अगर इसको समझो एक, जब ऐसे एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ इन्फानाइट करके एल हो जाता है, तो वो जो एक का चाहिए तो वो m/l होगा। हमारे पास कितनी लेंथ बची है, dx, तो ये आ गया हमारा मास। डिस्टेंस कितना है यहाँ से x, तो हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा x डॉट dm। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है, करते हैं। तो x कितना है हमारा x और dm कितना है m/l dx। कहां से कहां तक करना है बच्चों, 0 से l तक। यहां तक कोई कंफ्यूजन आया हो आपको, नहीं हो, राइट, हमने डायरेक्टली क्या कर दिया, x dm यहां से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन वाला लेक्चर आप ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इंटीग्रेशन से हमें क्या आ जाता है, x m/l तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन 0 टू l x dx, ये आ जाता है m/l, ये आ जाता है x²/2, l डाल दोगे तो हो जाएगा l²/2, l कट गया, ml/2 आ गया। इंटीग्रेशन dm पता करना है, भाई इंटीग्रेशन dm मतलब इसका टोटल मास, टोटल मास कितना है, कैपिटल M, है ना। इंटीग्रेशन मतलब सारे पार्टिकल को ऐड करके कितना मास बनेगा, भाई रॉड का मास m। तो सेंटर ऑफ मास कितना आ गया बच्चों, ये वाला इंटीग्रेशन ml/2 डिवाइड बाय m, और हमें आ गया, तो हमने जो सेंटर ऑफ मास रॉड के लिए लिया हुआ है वो बिल्कुल ही सही है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आई होप आपको नहीं आया होगा। अच्छा, इसको ऐसे क्यों लेना पड़ा, क्योंकि हमारे पास इनफाइनाइट पार्टिकल्स है ना, तुम्हें कहाँ पता है कि इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, तुम्हें कहाँ पता है कितने पार्टिकल्स है ना। तो हमें कोई भी रैंडम पार्टिकल बना के उस रैंडम पार्टिकल को यूज करके फिर इंटीग्रेट करके तब इसको निकालना। ठीक है, अगर नहीं समझाए तो एक और एग्जांपल देख लो, उसमें भी आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको। अच्छा, अब ये यहां तक ही नीट वालों के लिए, ठीक है, तो इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उससे देख के डर नहीं जाना, बिकॉज थोड़ा सा मैथ्स ज्यादा लगेगा, लेकिन आपको मजा आएगा अगर आप थोड़ा भी मैथ्स को पसंद करते हो तो इसने क्या दिया, इसने एक रॉड दिया, ठीक है, जिसका मास पर यूनिट लेंथ जो है वो लैम्डा नॉट एक्स है। अब इसका मतलब क्या होता है, अलग अलग एक्स पे अलग अलग लैम्डा है मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा उसका मास पर यूनिट लेंथ भी बढ़ता जाएगा, मतलब उतने पार्ट का मास जो है वो बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप एक्स में जा रहे हो। ठीक है, तो ये बोलता है कोई दिक्कत नहीं है, हमें इसका हमको पता करना है। ठीक है, ये बोलता है यहां से एक्स डिस्टेंस पे फिर से dx एलिमेंट लो, है ना, dx एलिमेंट लो। अब पता क्या करना है, तो देखो लैम्डा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, विच इज बेसिकली लैम्डा नॉट एक्स, है ना, तो एक्स डिस्टेंस पे लैम्डा नॉट एक्स है, और हमें अगर मास चाहिए dm,
तो कैसे करेंगे, लैम्डा इंटू डी एक्स, तो ये आ जाएगा यहाँ पे लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, ये आ गया मास, है ना। लैम्डा क्या होता है, एम बाई एल, इसको एक्स से मल्टीप्लाई, ये दिया हुआ है, और एम बाई एल जो है उसको अगर आप इसकी लेंथ से डी एक्स से मल्टीप्लाई, बच्चों एक्स डिस्टेंस है, एक्स लेंथ नहीं है, डी एक्स जो है वो लेंथ है इसकी, तो एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको ये आ जाएगा, डीएम मिल गया। अब आपने करना क्या है भाई, एक्स डीएम करना है, कहां से कहां तक करना है, 0 से एल तक करना है, ठीक है। एक्स कितना है, एक्स हमारा जो है, ठीक है, एक्स तो एक्स ही है, कोई दिक्कत नहीं। डीएम पता है, लैम्डा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, और कहां से कहां तक, 0 से एल तक। चलो इंटीग्रेट करते हैं अब, ठीक है। लैम्डा नॉट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है, बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा नॉट को बाहर निकाल दिए, और ये हो गया एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 टू, तो ये आ गया आपको लैम्डा नॉट, और ये आ गया लैम्डा नॉट के बाद में एल क्यूब बाय, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब टोटल मास नहीं पता है, क्योंकि मास पर यूनिट लेंथ दिया, मास कहाँ दिया, ठीक है, तो मास भी पता करना पड़ेगा, इसको इक्वेशन 1 बना के छोड़ देते हैं। इंटीग्रेशन डीएम ढूंढना है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक। डीएम कितना है बच्चों, दिया हुआ है ना, तो डीएम हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 टू एल, लैम्डा नॉट बाहर, एक्स डी एक्स, और हमने ऑलरेडी इसको कैलकुलेट कर दिया था एल स्क्वायर बाय 2। अब ये दोनों वैल्यूज मिल गई, अब दोनों वैल्यूज को यहाँ डाल दो, ये आ जाएगा लैम्डा नॉट एल क्यूब बाई 3 इंटू एल स्क्वायर बाई 2, ठीक है, एल स्क्वायर एल कट गया, तो ये आ गया 2 लैम्डा नॉट बाई 3 डिस्टेंस पे, है ना। तो 2 लैम्डा नॉट बाई 3 मतलब अब सेंटर पे तो नहीं आता, सेंटर पे आता, सेंटर पे आता अगर ये, तो हमारा आंसर जो है वो सिंप्लीफाई हो जाता, राइट। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैंने बताया, ये यहां से दूर आ रहा है ना, 2 लैम्डा नॉट बाई 3 मतलब यहां कहीं आ रहा है ना, बीचों बीच में नहीं आता, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जैसे जैसे आप एक्स बढ़ा रहे हो वैसे वैसे इस रॉड का मास जो है वो बढ़ता जा रहा है, तो हैवी साइड कहाँ है, इस तरफ, अगर हैवी साइड इस तरफ है तो सेंटर ऑफ मास भी तो उसी तरफ ज्यादा होगा, है ना, तो इट इज टूवर्ड्स द हैवी साइड अगेन। 0 पे यहाँ पे ऑलमोस्ट 0 मास है, तो 0 मास से एम, कैपिटल एम तक जाने तक जहां पे आपका मास ज्यादा होगा वहां पे, पिछली वाली रॉड में जो मास था वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, सब जगह इक्वल मासेस थे, तो एग्जैक्टली सेंटर में आ गया, है ना, तो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर में आएगा, और अगर नॉन सिमेट्रिक है तो हमारा जो वैल्यू है वो ऐसा। तो आई होप आपको समझ गया होगा कि नॉन सिमेट्रिक और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन अगर है तो आप इंटीग्रेशन कैसे यूज करेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी समझा है तो इसे खुद से एक बार लगाइए और मुझे कमेंट में बताइए कि सर मुझे ये नहीं समझा, तो हम इसके और क्वेश्चंस अपने क्वेश्चन सेट में पिक करेंगे, ठीक है। अब एक लास्ट चीज हमारी सेंटर ऑफ मास में बची है, वो है डिस्कशन ऑफ ऑल द डिफरेंट सिस्टम्स और उसका सेंटर ऑफ मास, और ये आपको लिख के रख लेना चाहिए, ठीक है। अगर एक ट्रायंगल है तो उसके बेस से सेंट्रॉइड पे जो है उस पे उसका सेंटर ऑफ मास होता है, और वो कहाँ होता है, h/3 फ्रॉम द बेस, बेस से h/3 और वर्टेक्स से 2h/3, हमेशा ये याद रखना, यहाँ से भी 2h/3, यहाँ से भी 2h/3 और यहाँ से भी 2h/3, ठीक है। लेकिन हमने क्या लिया है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल लिया है, अगर आप नॉर्मल ट्रायंगल लोगे तो नॉर्मल ट्रायंगल में से बेस से h/3 लेना, बाकी सबसे आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हिसाब से हाइट चेंज होगी, इक्विलैटरल में हाइट सेम होती है ना, तो इसमें हम ट्रायंगल ले रहे हैं, h/3 हाइट पे हमारा ये वैल्यू आ रहा है। नेक्स्ट, ये क्या है हमारे पास में, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ऊपर नाम भी देखते रहना, ठीक है, क्योंकि सब सेम दिखेंगे लेकिन होंगे नहीं। डिस्क का मतलब ये सॉलिड डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास जो है अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे फोल्ड हो सकता है, फोल्ड हो सकता है, तो ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, इसके 4r/3π पे आपका सेंटर ऑफ मास होता है, ठीक है, 4r/3π पे ना, ये हो गया। अब उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास में ये, तो अगर ये नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में, तो इसका क्या है, ये रिंग हो गई, रिंग हो गई मतलब डिस्क नहीं है, ये खाली जगह है, खाली जगह है, तो हमारा सेंटर कहाँ चला गया, ऊपर चला गया 2r/5 पे, ठीक है। अभी भी ये सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्री वाली लाइन पे ही हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेमी सर्कुलर रिंग के बाद में ये हेमिस्फेरिकल है, बाउल है आपका, बाउल, ठीक है। बाउल पे अगर चेक करना है, अगर ये खाली है तो सिंपल r/2 पे आपका सेंटर से, फिर से ये सिमेट्रिक है क्योंकि, तो ये सेंटर से r/2 पे आपका सेंटर ऑफ मास होगा। अगर इसी को सॉलिड डिस्क बना देते हैं, सॉलिड हेमिस्फीयर, तो सॉलिड हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 3r/8 पे आ जाएगा,
ठीक है, तो यहाँ सारे जो अभी मैंने आपको दिखाया सिमेट्रिक है, इसलिए सिमेट्री वाली लाइन पे ही आपके सारे सेंटर ऑफ मासेस आएंगे। आई होप आपको ये समझ गया होगा। अगर नहीं भी समझा है तो थोड़ी सी मेहनत आप करेंगे तो आपको समझ जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए काम ये है कि यस एक चैलेंज क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डिपेंडिंग ऑन जस्ट मैंने आपको जो डेटा दिया। आपके पास में एक टॉय है, ठीक है, टॉय ऐसा है कि ये हेमिस्फीयर है, सारे साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, और साइड जो है वो 2r है। आपको बताना है कि इस हेमिस्फेरिकल और इस जॉइंट टॉय का सेंटर ऑफ मास कहां, और आपके पास ऑलरेडी हेमिस्फीयर और ट्रायंगल के फॉर्मूला से आपके पास सेंटर ऑफ मास है, दोनों का मास जो है वो कैपिटल M है। ठीक है, ये आपका चैलेंज क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए, इसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर आपको नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, गलत करो, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं कि आप गलती नहीं करोगे तो आप नहीं सीखोगे। आप डरते हो कि आप गलती करोगे, क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि भाई गलत हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करूंगा, है ना। जैसे यार बॉल आ रही है तो बैट स्विंग तो करते ही हो, भले ही बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं हो, कोशिश तो करते हो, वैसे ही यहाँ पे भी स्विंग तो लेना है ना, टेक अ स्विंग। अगर गलत हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, सीख जाएंगे हम, राइट। और अगर सही हो गया तब तुम्हें पता चल जाएगा कि सही मेथड क्या है और उसे कैसे लगाना। तो इसको अटेम्प्ट करो, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है, मैं देखता हूँ कितने लोग इसको सही कर पाते हैं। तो ये हमारी कहानी थी सेंटर ऑफ मास की, और सेंटर ऑफ मास में हमने समझ लिया कि भाई सेंटर ऑफ मास जो है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे और कौन से केस में हम कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला वीडियो हम लेके आएंगे और उसमें भी हम सेंटर ऑफ मास अब कैलकुलेट करना नहीं, यूज करना सीखेंगे कि सेंटर ऑफ मास जो है वो हमें कैसे हेल्प करता है बॉडीज को स्टडी करने में। तब तक आप इसे पढ़िए, इसे अप्लाई कीजिए और मुझे बताइए कि आपको कोई दिक्कत है कि नहीं। ठीक है, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। थैंक यू।